इवन इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वहां पर बैकडोर डील्स होती हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, रियासत का इंटेग्रल पार्ट होती है एस्टैब्लिशमेंट। किसान इस वक्त रुल रहे हैं, उनको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तहसील में कंट्रोल रेट पर नहीं मिल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुल्क में गैस का बहरान बरकरार है और उसके लिए सीएनजी सेक्टर्स को 2.5 माह के लिए बंद किया गया और जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी उसकी भी गैस जो थी वो 2.5 माह के लिए बंद की गई। लेकिन कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि नॉन एक्सपोर्ट जो अपनी जिनको नवाजना है उनको गैस दी जा रही है। लेकिन खबर यह है कि हुकूमत अब ये कह रही है सीएनजी सेक्टर खास तौर पर कि वो अपनी गैस जो है वो खुद दरामद कर लें और उसकी इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। इसलिए कहा गया है कि सीएनजी सेक्टर्स जो हैं वो अपनी गैस मंगवाएं क्योंकि गैस का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। और अब ये कहा गया है कि ये सबरी जो कि लेके जाई जा रही है तवानाई जो सेक्टर है उसको, वो ये कह रहा है कि हम कमेटी में लेकर ये सबरी जाएंगे और वहाँ से इसकी मंजूरी लेंगे। इसलिए सवाल ये उठता है कि अगर गैस का बहरान मुल्क में पैदा हो रहा है तो उसके लिए कोई मुनासिब पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही। अगर सीएनजी सेक्टर को बंद करके और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद करके भी गैस की फरामी जो सार्फिन तक उन तक नहीं पहुंचाई जा रही तो फिर आखिर इसका मुस्तकिल हल क्या है? क्या ये हुकूमत की कोताही है या फैसले जल्द लेने की वजह ना लेने की वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आई है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मियाँ जाहिद, चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ जाहिद हुसैन साहब आपके वक्त का। अब जो सूरत हाल हमने देखी कि सर्दियों में जिस तरह से गैस का बहरान इस बार पैदा हुआ, माजी में हमने इस तरह की सूरत हाल पहले नहीं देखी थी। यहाँ सीएनजी सेक्टर को 2.5 माह के लिए बंद किया गया, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस देना बंद की, फिर ये भी शिकायत सामने आई कि नॉन एक्सपोर्ट क्या बल्कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी जो गैस है वो नहीं दी जा रही है। कितना नुकसान हो चुका है अब तक और कोई पॉलिसी हुकूमत की आपको नजर आती है इसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि गैस का शोबा या एनर्जी का शोबा जो है हमारे मुल्क में ये टोटली इन्वेंट का शिकार है। इसमें ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि इनको पता होता है कि इस साल सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी, बारिशें भी ज्यादा होंगी और सर्दी का ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से इनको ये पता होता है कि गैस की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। फिर ये इनके ये भी प्लान होते हैं कि हमने इस एक्सपोर्ट का टारगेट भी हमारा $35 बिलियन का है और एक्सपोर्ट जो है हमारी लाइफ लाइन है। ये सारी चीजें इनके तखमीने में होती हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो हमारी कैपेसिटी थी कि हम 14 वेसल्स हमें इंपोर्ट करने चाहिए थे, इंस्टेड ऑफ दैट दे ओनली टेंडर्ड फॉर दी 12 और 12 के अगेंस्ट भी जो इनकी मैच्योर हुई डील्स वो 10 वेसल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अपने तखमीने जो थे यानी अपनी कैपेसिटी जो थी 14 के मुकाबले में इन्होंने सिर्फ 10 से इंपोर्ट की और वो भी चूंकि लेट टेंडरिंग की तो उसकी वजह से जो गैस इनको $6-7 में मिलनी चाहिए थी वो इनको मिली $32 की, यानी तकरीबन 4 गुना प्राइस। ये सारा इनका डिलेड एक्शन से और इनकी मैनेजमेंट सही नहीं थी, प्लानिंग ठीक नहीं थी और उस वजह से ये सारा कौम को नुकसान उठाना पड़ा। हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जैसे भी आपने बात की, सिर्फ टेक्सटाइल में $11.4 बिलियन की हमारी और वो एक्सपोर्ट्स भी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उसकी वजह ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को गैस नहीं दे रही। कहने को तो ये है कि हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस नहीं बंद की बल्कि जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको गैस दी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो भी जो सप्लाई चेन में आते हैं ना, जो नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं जो बराह रास्त एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते मगर वो एक्सपोर्ट सेक्टर को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं। जब आप उनकी गैस बंद करेंगे डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन मुतासर होगी। फिर ऊपर से ये कि पिछले साल ये डिसीजन हुआ था कि इस सेक्टर को बिजली फौरी तौर पे फराहम की जाएगी ताकि बिजली जो हमारे पास सरप्लस है वो इस सेक्टर में कंज्यूम हो। लेकिन पता ये चला कि 1-1 साल से लोगों ने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको बिजली के नए कनेक्शन भी नहीं मिले। तो इस वजह से अब वो लोग डीजल से जनरेटर के जरिए अपनी फैक्ट्री चलाने में मजबूर है। उनकी कॉस्ट जो है डीजल की वजह से कई गुना बढ़ गई है और डीजल की कंजम्पशन बढ़ने से मुल्क का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी रोज बढ़ता चला जा रहा है। सही बात है। तो ये एक गलत फैसला लेने के या डिलेड डिसीजन लेने के कई नुकसान होते हैं और कई सेक्टर्स में और कई जगहों पे वो नमूदार होते हैं।
ये चीजें जो है अब हम समझ रहे हैं कि इसका फिर ये कि घरों में भी आप देखिए कि गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, लोग खाना पकाने से माजूर है, फिर जलाने में मजबूर है। रोज टीवी पे हम प्रोग्राम देख रहे होते हैं कि लोग किस तरीके से मिजरेबल कंडीशंस में सर्दियों के हालात में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका कोयटा और जो सर्द इलाके हैं वहां पे भी गैस नापेद है, घरों में गैस नहीं है, फैक्ट्रियों में गैस नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मुल्क को इन्होंने क्रिपल कर दिया अपने गलत फैसलों। अच्छा चले, ये इनकी मैनेजमेंट और गलत फैसले थे, लेकिन अभी जो ये खबर है इसको आप कैसे देख रहे हैं जाहिद साहब कि अब एनर्जी सेक्टर ये फैसला कर रहा है। हमाद अजहर साहब की भी आपने खबर सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो खुद इम्पोर्ट कर ले अपनी गैस, क्योंकि बाहर उन्होंने कहा कि $40 जो है वो मिल रही है MMBTU, तो ये आप खुद कर लें, क्योंकि हम जो गैस दे रहे हैं जाहिर है वो आपको लगता है कि अगर महंगी है तो मैं तो परमिशन दे देता हूं और हम ये जो सर्कुलेशन है ये ले जाते हैं कायमा कमेटी में और इसका फैसला कर लेते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये भी कोई नई बात नहीं है, पिछले 2 साल से बात चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्ट की इजाजत दे देंगे और अपनी गैस खुद इम्पोर्ट करते हैं। ये 2 साल से मामला चल रहा है और 2 साल से ही उनको लेतोलाल किया जा रहा है। अगर ये उनको 2 साल पहले ही ये इजाजत दे दी जाती तो शायद इतना बड़ा क्राइसिस देखने को ना मिलता। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से अब डिसीजन ले रहे हैं, अब इसमें आप देखिएगा कि ये इनको भी इसमें कई रेड टेपिज्म होंगे, इनको इजाजत मिलेगी नहीं, 2 साल से बहानेबाजियां की जा रही हैं। अगर इनके पास नए अगर दिए जाते LNG के और उसमें गैस गवर्नमेंट बल्क करती है या प्राइवेट सेक्टर ही बल्क इम्पोर्ट करता है, तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बल्क इम्पोर्ट करने से उसकी प्राइस भी कम होगी। लेकिन अगर छोटे छोटे कंसाइनमेंट मंगाए जाएंगे तो उसकी डेफिनेटली कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, उनको जरा मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये अब ठीक है, इस तरीके से एडॉक अरेंजमेंट करके और ये छोटे छोटे इम्पोर्टर्स को इजाजत देंगे और वो अपने कार्गोज इम्पोर्ट करेंगे, तो उससे गैस की किल्लत तो बहरहाल खत्म होगी या किसी हद तक कम होगी। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप बड़े पार्सल मंगवाएंगे तो वो आपको कीमत कम लगेगी और छोटे छोटे पार्सल लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम तो महंगी गैस खरीद रहे हैं और हम सस्ती गैस आगे दे रहे हैं, तो वाकई हुकूमत ये कर रही है और अगर इम्पोर्ट की इजाजत मिल जाएगी तो कोई खास फायदा होगा इससे? डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। एक तो मुल्क में किल्लत की तो कमी होगी, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम महंगी खरीद के सस्ती बेच रहे हैं, तो महंगी खरीद क्यों रहे हैं? महंगी इन्होंने जो फैसले इन्हें करने चाहिए थे जुलाई अगस्त में सितंबर में, वो फैसले इन्होंने आगे लिए नवंबर में। तो वो जो फैसले देर से दिए हैं तो उसकी वजह से इनको गैस महंगी खरीदनी पड़ रही है। वरना इस वक्त इनको ये ट्रेंडिंग करनी चाहिए थी, उस वक्त तो गैस $6-7 की रेट था वर्ल्ड मार्केट में। तो इन्होंने जानबूझ के उसको डिले की या जो भी मिसमैनेजमेंट थी या नाअहली थी, और उसकी वजह से गैस इनको महंगी खरीदनी पड़ी। आगे जैसे ही अब ये सर्दी का सीजन ऑफ होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस फिर सस्ती हो जाएगी। तो जब चीज सस्ती होती है उसको खरीदनी चाहिए, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए ताकि हम सस्ती गैस खरीद के उसको स्टोर भी कर सके। फिर हमें यहाँ पे टर्मिनल्स बनाने चाहिए जो असल काम करने के हैं। गवर्नमेंट को पिछले 3-4 साल से नए टर्मिनल्स बनाने चाहिए थे, वो टर्मिनल नहीं बनाए। स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डअप करनी चाहिए थी, वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं की ताकि सस्ता जब हो तो उसको आप खरीद के उसको स्टोर कर ले। अब आप देखें ना 3-4 गुना कीमत पर अगर आप गैस महंगी खरीद रहे हैं तो इसमें तो आपके 2-3 नए प्लांट बन जाते थे। तो यही चीज है कि बर वक्त फैसला ना करने की वजह से इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। देखिए इंपोर्ट हमारी जो है इस साल तकरीबन $75 से $80 बिलियन पे जाने का इम्कान है और एक्सपोर्ट हमारी हो गई सिर्फ $30-32 बिलियन की। तो $50 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है तो उसमें जाहिर है कि ये कहाँ से कंपनसेट होगा? वो ऐसे ही कंपनसेट होगा ना कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट आप बढ़ा इसलिए नहीं सकते, बहुत सारे हैंडीकैप्स है, बिजली सरप्लस है वो देनी नहीं, गैस शॉर्ट है वो मंगानी नहीं। तो ये इस तरह के मामला हैं, समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से हेल्म ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल। अच्छा जाहिद साहब, हमेशा हमने देखा कि हुकूमत के बयानात और उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें मुताबिकत नहीं होती है, बिल्कुल अलग अलग मामलात होते हैं। अभी खुद आपने कहा कि लेट जो है वो फैसले किए गए, ज़्यादा कीमत पे फैसले किए गए, मैनेजमेंट सही नहीं थी, पॉलिसीज़ नहीं थी, फिर टर्मिनल्स नहीं लगाए गए। और हमेशा ये कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि हमने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हमने अच्छे फैसले किए हैं, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। इन 3-3.5 साल में इंडस्ट्रीज़ को कितना नुकसान हुआ है और कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हुई हैं? देखिए ये सब ज़बानी जमा खर्चे अच्छे फैसले किए गए। यकीनन इस गवर्नमेंट ने 2 फैसले बहुत अच्छे किए।
एक फैसला तो ये था कि इन्होंने बिजली और गैस की ये किया कि जी आपको कंसेशनल प्राइस पे देंगे, यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देंगे, ताकि आप वर्ल्ड के साथ दूसरे अपने कॉम्पिटिटर कंट्रीज के साथ आप मुकाबला कर सकें। तो यही वजह थी कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 25% के करीब बढ़ी, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होगी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक तो है। ये एक बहुत अच्छा फैसला था, मगर उस फैसले के ऊपर भी तरीके से अब आप गैस ही नहीं दे रहे, अब सस्ती या महंगी तो बात की बात है, लेकिन आप उसको देंगे पर वक्त तो तब है ना। तो ये चीजें जो है फैसले हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, यकीनन अच्छे फैसले होते हैं, शौकत तरीन साहब है, उनसे ही अच्छे प्राइवेट सेक्टर से ये अच्छे फैसले तो होते हैं, लेकिन ये कि उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता, अमल दरामद नहीं हो पाता, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मियां जाहिद हुसैन, अहम गुफ्तगू कर रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, एक और मामला है नाजरीन, और वो है खाद, यानी कि यूरिया खाद का जो बहरान पैदा हुआ या फिर पैदा किया गया। हुकूमत ये कहती है कि यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया गया, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई। कुछ रोज़ से हमने देखा कि मुल्क में जो यूरिया खाद की किल्लत पैदा हुई, किसान खाद से महरूम नजर आए, और हमने देखा कि कई दफ़ा ये खबर भी सामने आई खाद को स्मगल किया जा रहा है, जिसके बायस गंदम की पैदावार भी शदीद मुतासर। और अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इसको इंपोर्ट किया जाएगा, और यूरिया वैसे हम देखते हैं कि मुल्क में ही तैयार की जाती है। आज भी हुकूमत का स्टेटमेंट सामने आया, खुसरो बख्तियार ने कहा कि कोई ऐसा बहरान नहीं है, ये सिर्फ मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई है, और यूरिया खाद यहाँ पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 20 लाख बोरियां जो हैं वो चीन से पहुंच चुकी हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चीन ने हुकूमती जराए के थ्रू, ताउन के थ्रू 20 लाख बोरी यूरिया पाकिस्तान को देने का फैसला किया है, और वो यूरिया पोर्ट पर आ गई है। और मार्च के महीने के अंदर जो प्रोडक्शन चलेगी तो हमारे पास तकरीबन 82 लाख बोरी मिलों की इन्वेंट्री में और डीलर हजरात के पास होगी। तो पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। स्मगलिंग के ऊपर भी भरपूर नजर रखी हुई है, और बलोचिस्तान से, चमन से एक स्मगलिंग का रैकेट पकड़ा गया है, एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसके ताने बाने गुटकी तक आ रहे हैं। और इंशाल्लाह 3-4 और ऐसी स्मगलर्स को हम आपके सामने नंगा करेंगे, जो इस पाकिस्तान की मुल्क और इसकी खुराक की ज़रूरियात के साथ खेल रहे हैं। जी, तो ये खुसरो बख्तियार साहब थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राव तारिक अशफाक साहब, किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया आपका राव इफ्तिखार साहब, आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि कब से यूरिया खाद का बहरान पैदा हुआ, और हुकूमत ने इस पर कोई इकदाम उठाए अब तक? रहीम, शुक्रिया। बेसिकली खाद का बहरान जो है ये ज़्यादातर यूरिया इस्तेमाल होती है गंदम की काश्त के 3 से 4 हफ्ते बाद। अब गंदम की काश्त जो है ज़्यादातर नवंबर और पहला हफ्ता दिसंबर का उसमें हो चुकी है। बेसिकली ये दिसंबर का एंड जो है उस वक्त से जो गंदम है उसके ऊपर यूरिया का इस्तेमाल शुरू होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गंदम इसका बहरान है यूरिया का, ये मिड दिसंबर से ही शुरू हो गया था। हम लोग एक वफद की सूरत में मैं गया था इस्लामाबाद, और वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब से भी मुलाकात कोशिश की थी। उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको सारा हमने मुद्दा बयान किया था, और उसी वक्त उसी ज़माने में ही जो खाद है यूरिया वो हो गई थी कोई 300 से 400 रुपए उसकी ब्लैक शुरू हो गई थी। अच्छा। अब ये वो ज़माना था जब खाद के मैन्युफैक्चरर्स ज़बरदस्ती अपने डीलर्स को यूरिया दे रहे होते हैं, उन्हें अपने टारगेट्स मीट करने होते हैं, जबकि खाद के जो डीलर्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हुई हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला सीज़न ऐसा आया है कि जिसके अंदर यूरिया की डिमांड जो थी वो इतनी कभी भी नहीं हुई। अच्छा। और इसमें जो बेसिकली बताते ही हैं कि ये टोटल स्मगल हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। जबकि लोकली इस वक्त हुकूमत ने
इस पिछली प्रोडक्शन से पहले 27 अरब की सब्सिडी दी है जो गैस के ऊपर दी है, और वो किसानों के नाम पर। और आप यकीन कीजिएगा 27 अरब की सब्सिडी के बावजूद भी किसान इस वक्त रुल रहे हैं। उनको कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तहसील में कंट्रोल रेट पर नहीं मिल रही। दिखावे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो छापे मार रही हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिस्केट करके कागजी कार्रवाई कर रही हैं। तो अगला लाएमल क्या होगा किसानों का? देखिए जी, अगला लाएमल ये है कि आज भी मैं आपको बताऊं, हमारे उकाड़ा के जो किसान हैं जी जी, वो डीपीओ और डीसी के ऑफिस के सामने उन्होंने एहतजाज किया है। हम लोगों का प्रोग्राम है कि 11 तारीख को हम लाहौर में सीएम हाउस के सामने एहतजाज करेंगे, इसी 11 को मंडे वाले दिन। अच्छा, और इसमें ज्यादती ठीक है, आप जरा साथ रहिए क्योंकि आपकी तमाम जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे हम बात करते हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म फूड एंड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब। आपने गुफ्तगू सुनी कि किसान क्या कह रहे हैं, यूरिया खाद का बहरान किसने पैदा किया और हुकूमत अब इस पर क्या करेगी? देखिए, बेसिकली यूरिया खाद या दूसरी खाद कभी महंगी नहीं होती। खाद पहले फूड महंगी होती है, खुराक या प्रोड्यूस महंगी होती है। तो जब प्रोड्यूस महंगी हो जाती है तो दुनिया में खाद की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो वो खाद महंगी हो जाती है। सो इस साल अगर देखें तो पिछले 1 साल से आफ्टर कोरोना दुनिया में प्रोडक्शन खराब हुई है, डिमांड बढ़ी है फूड की। तो आप गंदम की बात करें, चावल की बात करें, मकई, खाने का तेल, चीज महंगी हो गई है। अब किसान को मुनाफा ज्यादा हो रहा है जी। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट में नॉर्मली डीएपी का रेट होता है वो $300 पर मैट्रिक टन। अब इस वक्त रेट है $950 पर मैट्रिक टन। और यूरिया का रेट जो होता है ये $250 $300 पर मैट्रिक टन होता है। ये आज का रेट तकरीबन $1000 पर मैट्रिक टन है। ये तो 3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। जब कीमतें बढ़ी हैं तो यू कैन से कि हमारे पास डीएपी के जो रिजर्व थे वो बड़े बेहतर थे। पुरानी इन्वेंट्री भी थी, 1/3 हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो यूरिया के साथ हुआ है कि यूरिया हमारी टोटल लोकल प्रोडक्शन है और हमारी प्रोडक्शन एक्सेस है। हमारी जो डिमांड नॉर्मली होती है 5.3 मिलियन टन होती है, 53 लाख टन, 54 लाख टन, 57 लाख टन तक हमारी डिमांड जाती है। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये तकरीबन कुछ 63 से 65 लाख इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और इसमें गवर्नमेंट जो हम यूरिया देते हैं अपने किसान को ये देते हैं 1750 रुपए का, 1768 रुपए का एक बोरी। दुनिया में इसको बोरी 11,000 रुपए की, 10,500 से 11,000 की एक बोरी यूरिया की हम 1750 के देते हैं। इसमें हम सर ये राव तारिक साहब कोई और कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 27 अरब की सब्सिडी सिर्फ दी गई, कहा गया हम रुल रहे हैं, हम परेशान हैं और पीर से हम एहतजाज पे जा रहे हैं। आपने सुना होगा। मेरी बात सुन, राव तारिक साहब बात मैंने सुन ली है। तो आप जरा डिफरेंट फिगर है। हम 132 यूरिया में हम 132 अरब, 27 अरब की सब्सिडी नहीं देते, हम 132 अरब की सब्सिडी देते हैं। 132 अरब, ठीक। अच्छा जी, 132 अरब की सब्सिडी देते हैं और वो 132 देते हैं। उसी वजह से आज 1758 रुपए की, 1768 रुपए की खाद पाकिस्तान में होती है। अदरवाइज दुनिया में 11,000 की बोरी है। तो पाकिस्तान में जो इतनी सस्ती है उसकी बुनियादी वजह 132 अरब रुपए की सब्सिडी है। सर मैं पूछ लूं, मैं चाहूंगी सर आप जी मैं बात खत्म कर लूं, बात पूछते रहना। चलें ठीक है जी, कंप्लीट करें। ठीक है, अब मैं फिर आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अच्छा, तो वो आप कह लें कि हमारे साथ इस साल हुआ ये है कि जब फसलें महंगी होती हैं तो खाद ज्यादा डलती है। तो रबी में, खरीफ का मतलब ये कि कपास, मुंजी और मकई में जितनी ज्यादा यूज हुई और जब रबी में आए हम सर्दियों की फसलों में, तो उस वक्त इन्वेंट्री नॉर्मली हमारे पास 3.5 लाख टन होती है। 3.5 लाख टन इन्वेंट्री हो तो हम कंफर्टेबल होते हैं। इस साल टोटल इन्वेंट्री बची 1,13,000 टन। 1,13,000 टन इन्वेंट्री बची तो वो इन्वेंट्री थोड़ी थी। तो थोड़ा सा एक इशू था कि फिर हमने फैक्ट्रियाँ जो 2-3 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो नॉर्मली नहीं चलती, एक फातिमा की और एक एग्रीको, ये मियाँ वाली मेरे एग्रीटेक, ये 2 फैक्ट्रियाँ नॉर्मली ओकेजनल चलाते हैं। फिर हमने पूरी फैक्ट्री को चला। अच्छा चलिए, अभी खाद का रेट क्या है सर? खाद का रेट बता दें एक बोरी का। चीमा साहब एक बोरी का रेट क्या है खाद की?
जी मैं यही बताने लगा, 1768 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन 2100 रुपए की मिल रही है। सर मेरे पास रेट 9800 का है, वैसे मैं अभी राव साहब से ही पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ, मैं ठीक बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप कह लें कि हमने फिर सारी फैक्ट्रियाँ चला दी, तो अब हमारी जो प्रोडक्शन है वो पिछले सालों से तो ज्यादा है हमारे पास, लेकिन चूंकि डिमांड ज्यादा है तो इस वक्त शॉर्टेज फील हो रही है। तो अगले 3 हफ्ते अब पंजाब में तकरीबन डेली जो खाद आ रही है वो 3.5 लाख बैग आ रही है। अच्छा, ठीक है, 3.5 लाख बैग डेली खाद आती है पंजाब में, और ये हमारी जरूरत के मुताबिक मौजूद है। चलें ठीक है सर, मुझे आपसे और भी सवालात करने हैं, मैं चाहूंगी आपने, क्योंकि स्मगलिंग भी हो रही है, जखीरा अंदोजी भी हो रही है, उसके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर हम बात करेंगे और सबसे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम खाद के बहरान की बात कर रहे थे और उस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि उनसे बात कर सकें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग जो है उस पर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, लेकिन वो जा चुके हैं। तो हम बात करेंगे राव तारिक साहब से। राव तारिक साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब जितनी बातें कर रहे थे उससे आप कितना इत्तेफाक करेंगे? और दूसरी बात यही, तकसीम कैसे होती है खाद की? हुकूमती सतह पर भी तकसीम की जा रही है खाद की क्या? देखिए समिया, जमशेद चीमा साहब ने आधा सच बोला है। बेसिकली 27 अरब की जो मैंने फिगर दी थी, वो जो सब्सिडी दी गई है मैन्युफैक्चरर्स को, गैस की जो सब्सिडाइज्ड कीमत में इन्होंने दी है, वो मैंने फिगर बताई है। राइट। जबकि चीमा साहब ने टोटल जो साल भर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी दी गई होगी वो शायद वो वाली, जी हाँ, वो वही बता के गए। तो ये ज्यादती है। हर साल यही होता है कि हमारे नाम पर जो सब्सिडी दी जाती है मैन्युफैक्चरर्स को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वो हमें पास ऑन नहीं होती। साल हर साल से खाद पर इन्होंने टोकन सिस्टम में 10 एकड़ से कम वाले जो काश्तकार हैं उनके लिए टोकन सिस्टम रखा हुआ है जिसमें वो स्पेशल सब्सिडी देते थे। लेकिन आप यकीन करेंगे, हम लोग चीख के थक गए। वो ना उसमें सिस्टम में बेहतरी आई है और ना किसान को किसी किस्म की सब्सिडी मिल रही है। मेरा ख्याल है कि हमारा अंदाज़ा ये था कि ये गवर्नमेंट शायद इसकी प्रायोरिटी किसान होंगे, लेकिन अगर प्रायोरिटी किसान इनके कोई हैं भी तो मेरी समझ में नहीं आता कि सिस्टम्स क्यों नहीं ये बेहतर कर सके। आप यकीन कीजिएगा कि चले मान लेते हैं DAP, टोटल फॉस्फोरस इंपोर्टेड इस्तेमाल होती है DAP में, और फॉस्फोरस की कीमतें इंटरनेशनली बहुत बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से इस वक्त DAP की बोरी जो है फॉस्फोरस की, वो तकरीबन 9000 से 9500 तक इस वक्त मिल रही है, जो 3, 3.5, मैक्सिमम 4000 रुपये तक मिला करती थी साल डेढ़ पहले। लेकिन यूरिया में जब इतनी सब्सिडाइज्ड गैस जब मिलती है और टोटल ये यूरिया बनती भी गैस से है, तो फिर कोई जवाब समझ में नहीं आता कि भले इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेस 6000 8000 हो जाए यूरिया की, लेकिन हुकूमत के सतह पर इसके इक़दाम हुकूमत के नजर आने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राव तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और क्यों खाद का बहरान पैदा हुआ या पैदा किया गया इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग पर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, अब उस पर ज़ाहिर अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि खासतौर पर कल मरीम नवाज़ का मुतालबा आया कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन कमीशन इन पर कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है उस पर तो मैं आज गुफ्तगू करूंगी, लेकिन अपोजिशन क्या कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए, उस पर भी हम आज बात करेंगे। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख इससे कितनी मुतासिर हो रही है या होगी। जमील फारूकी हमें ज्वाइन करें, सीनियर एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन पहले ज़रा आपको दिखाते हैं कि इस पर जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है और अपोजिशन क्या अपना लाहेमल दे रही है, वो देखिए, फिर बात करते हैं। ये तो अपोजिशन का मौक़िफ़ था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये खुद कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए 3 माह बहुत अहम हैं।
ये किस तरफ कॉन्टेक्स्ट है इसका, ये भी हम बात करेंगे। और क्या वाकई हुकूमत के लिए ये साल हो सकता है कि अगर इलेक्शन का साल हो तो क्या कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ज़रा पहले स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से बात कर लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाइख उस्मानी साहब। सर, पहले भी मेरी आपसे इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन हम आज ये बात करेंगे कि जब भी कोई पार्टी अपना एक सर्टिफिकेट जमा कराती है हर साल इलेक्शन कमीशन में कि जो भी वो फंडिंग है उसकी वो जायज़ है, अगर वो सर्टिफिकेट जाली साबित हो जाए तो उस पार्टी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कानून इसके लिए बिल्कुल क्लियर है। हर एक पार्टी जो है वो हर साल खत्म होने से पहले 2 महीने पहले उसको अपनी पार्टी के ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और उसमें उसको सही डिक्लेरेशन अपनी करनी होती है। और अगर वो डिक्लेरेशन सही ना हो, गलत हो, बाद में साबित हो जाए, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल कैंसिल कर सकते हैं। ओके। और आपको मालूम है, अगर इलेक्शन सिंबल कैंसिल हो गया तो वो पार्टी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेगी। जाहिर है। तो ये ठीक है, सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, थोड़ा क्लियर हम और इसको करवानी साहब ने। अच्छा, हम क्योंकि सियासी माहौल पर गुफ्तगू करेंगे जमील, तो आपको क्या नज़र आता है सियासी मंजरनामा बनता हुआ कि अगर ये एक चलें, अभी तो हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है ना कि आने दें नून लीग की, पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, लेकिन फ़िलहाल अगर PTI जो कि ख़ुद एक हाई मोराल पे बात करती है और ये कहती है कि जी हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है, अगर उसी की स्क्रूटनी कमेटी में ये रिपोर्ट ये कहती है कि जी आपने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, आपने तकरीबन 32 करोड़ रुपए जो है वो छुपाए, तो फिर उसकी साख कितनी मुतासर होती है खुद उस जमात की सबसे ज़्यादा? देखिए, तीसरी दुनिया के ममालिक की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हों, चाहे सियासी जमातें हों, या फिर किसी किस्म की भी तंजीमें हों, ये हमें जहन में रखना चाहिए कि बग़ैर फंडिंग के वो चल नहीं सकती हैं। फंडिंग 2 तरह की होती है, एक लीगल पैराफ्रेम में आती है और दूसरी इल्लीगल होती है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ उठती बैठती निकलती या चढ़ती या सूरज की तरह ऊपर जाती होंगी और बगैर फंडिंग के जाती होंगी। ये तो बिल्कुल ही आप और हम जहन से निकाल दें। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दुनिया की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती है जिसके मंशूर में सच्चाई की बातें ना हो, जिसके मंशूर में अखलाकियात का दर्स ना हो, जिसके मंशूर में अवाम की बात ना हो, जिसके मंशूर में इंसाफ की बात ना हो, तो सारी पार्टीज इसी के ऊपर बात करती हैं। लेकिन जिसकी सारी सियासत, यानी अगर 23 साल की सियासत देखी जाए इमरान खान साहब की, तो वो इसी बात के ऊपर थी कि उन्होंने किसी किस्म की इलीगल फंडिंग नहीं लेनी है, उनकी जमात इसकी लायबल नहीं होगी, वो जो भी एसेट्स देंगे वो डिक्लेयर्ड होंगे। और इसके ऊपर वो बबांगे दोहर टॉक शोज के अंदर जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे उन्होंने बात भी की इसके ऊपर। लेकिन ये जो हुआ है, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी तक कोई बात साबित हुई नहीं है। और अगर अपोजिशन इस बात के ऊपर वावेला करती चली जाती है कि खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अखलाकी जवाब नहीं बनता, तो इस हमाम में तो सारे ही नंगे हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUIFA हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनमें से आप किसी को सिंगल आउट कर नहीं सकते हैं। लेकिन खान साहब के लिए एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए या उनको रद्द-ए-अमल देने के लिए कोई ना कोई ज़मीनी हकायक ज़रूर होने चाहिए अपने मामलात को डिफेंड करने के लिए। ये स्क्रूटनी रिपोर्ट तो अभी आई है, आज से तकरीबन 9 महीने पहले या आप 10 महीने पहले कह लीजिए, 2021 में इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी मीडिया को वाहिद टीवी इंटरव्यू दिया, मेरे शो के लिए, बोल्ड टेलीविजन के लिए दिया। 30 मिनट की कमिटमेंट थी, 92 मिनट का इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी खबर दी थी जो अगले दिन नेशनल इंटरनेशनल अखबारात की हेडलाइन थी, और वो ये थी कि मुझे 2 मुल्कों से फंडिंग की ऑफर हुई थी। एक हद तक एक पॉइंट था एडमिटेंस का कि ऑफर तो हुई थी, तो ये बात तय होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ तंजीमों से, मुख्तलिफ लोगों से पैसों की ऑफर तो होती है मेक एंड ब्रेक के पॉलिटिक्स में। अब इस स्क्रूटनी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें यह बात साबित हुई है कि फंडिंग की ऑफर ही नहीं हुई थी बल्कि फंडिंग हो चुकी है। जी हाँ। तो अब इस मामले के अंदर खान साहब किस हद तक
लोगों को जवाब देने के पोजीशन में आते हैं। और स्क्रूटनी कमेटी तो ये भी कह रही है ना जमील कि कनाडा, बिल्कुल कनाडा और न्यूजीलैंड के अकाउंट्स तक तो रसाई दी नहीं पीटीआई ने। ऐसा ही है, वो बिल्कुल ये कहती है। और इसमें ये चीज देखने वाली होगी कि अभी जिस तरह आपने तस्करा किया कि अगले 3 महीने के हवाले से खान साहब बारहा ये कह चुके हैं और बिल्कुल कह चुके हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 पर्सपेक्टिव लिए जा रहे हैं। एक तो ढील या डील की बातें हो रही हैं कि शायद किसी एंड के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर डील हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर ISPR का स्टेटमेंट कल आ चुका है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जिसमें कहा गया कि हमारा किसी भी किस्म की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अव्वल तो मुझे लगता है कि अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा को इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। डेमोक्रेसी का इंटेग्रल पार्ट होता है बैकडोर डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी का इंटेग्रल पार्ट होता है बैकडोर डिप्लोमेसी। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ममालिक देख लें, पाकिस्तान हो, यह हो ही नहीं सकता कि एस्टैब्लिशमेंट का उसमें कमाल ना हो या इन्फ्लुएंस ना हो। अब आप देखिए अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी टर्म नहीं ले पाया और वो यही वावेला करता रहा कि डीप स्टेट की वजह से या फिर एस्टैब्लिशमेंट के इंटरफेयर करने की वजह से उसकी हुकूमत टॉपल हुई। लेकिन क्या वहां पर ऐसा हुआ कि पेंटागन का कोई बंदा आया हो और उसने आकर कहा हो कि हमारा तो इस तरह की किसी किस्म की बैकडोर डील से या इस तरह के किसी किस्म के हुकूमत के टॉपल करने से कोई ताल्लुक नहीं है? तो ऐसे मामलात में मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होती। बहरकैफ उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की, बड़ी जबरदस्त बात है और बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट आया। बट एनी हाउ इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वहां पर बैकडोर डील्स होती हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, रियासत का इंटेग्रल पार्ट होती है एस्टैब्लिशमेंट और रियासत का इंटेग्रल पार्ट होती है हुकूमत। और जब ये एक हिस्सा बन के रियासत को खड़ा करते हैं तो फिर ये तय किया जाता है कि किसको मौका देना चाहिए और किसको मौका नहीं देना चाहिए। चलें, अगर ये बात हम निकाल भी दें, करना होता है। चलें जमीन, हम इस बात को निकाल भी देते हैं और अब इसको से करते हैं कि खुद ऑपोजिशन की जमातें कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं हुकूमत के, जो कि अभी तक कुछ नहीं की। ऐसी ऑपोजिशन जैसे इमरान खान की ऑपोजिशन थी, इमरान खान को खुशकिस्मती से ऐसी ऑपोजिशन नहीं मिली। तो ये ऑपोजिशन जो करना चाह रही है और जो मार्च और धरनों की बातें हो रही हैं उस पर कितना कुछ हो सकता है, इस पर हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो एक सवाल जमील, एक तो ये कि ऑपोजिशन कितना टफ टाइम देखी, जो कि अभी तक तो दिया नहीं है हुकूमत को, और दूसरा ये कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जाता है खुद खासकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कल जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हरकत में आया, जिस तरह से अदालती निज़ाम हरकत में आया नवाज शरीफ के लिए, वैसा इमरान खान के लिए क्यों नहीं आता? तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि खुद मुस्लिम लीग नून अदालतों का रुख क्यों नहीं करती है PTI के खिलाफ? बस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी ही है। इस पॉलिटिक्स के अंदर आप अपोजिशन को हुकूमत की बी टीम कह सकते हैं, अपोजिशन नहीं कह सकते। स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर इन्होंने इस्तीफे देने होते तो आपको याद होगा 2019 के आखिरी महीने में, फिर 20 के आखिरी महीने में ये लोग वादे करते रहे। इवन 21 गुजर गया, ये कहते रहे कि हमने इस्तीफे देने हैं, ये कहते रहे कि हमने हुकूमत टॉपल कर देनी है, ये कहते रहे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। इवन दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू डिसाइड दिस फैक्टर दैट वेदर दे आर प्लानिंग देयर लॉन्ग मार्च और नॉट। नहीं किया उन्होंने। और किसने कर दिया? बिलावल भुट्टो ने। अब आप देखिए कि इस सारी सिचुएशन के अंदर 11 में से 2 जमातें जो निकल गई PDM में से, उसमें से एक पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसका चेयरमैन अनाउंस कर देता है कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कर रहा है। और जो बाकी 9 जमातें थी, जो हम अपने आप को 8 जमाती इत्तेहाद कहती हैं, वो 8 जमाती इत्तेहाद किसी किस्म का लॉन्ग मार्च, कोई बड़ा डिस्प्ले, कोई बड़ा पावर शो करने की पोजीशन में नहीं आ पाया। और यही वो पार्लियामान है जिसके अंदर से लेजिस्लेशन हुई है, तारीख की सबसे बड़ी लेजिस्लेशन। 177 कवानीन पास करा लिए, एक ही दिन में 33 कवानीन पास करा लिए, सेनेट से एक ही दिन में 4 बिल पास करा लिए। और यह पोजीशन कहां थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो अभी रोना रोती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हमारे खिलाफ हो जाती है। भाई आप लोग बी टीम बने हुए हैं इस गवर्नमेंट के। आप वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स कहते हैं कि मरियम नवाज तो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर हैं,
मैं हैरान होता हूं कि इनको अगर अपोजिशन वाकईतन करनी थी और ज्वाइंट अपोजिशन के तौर पर करनी थी तो इतना लंबा टाइम तो खींचने की जरूरत ही नहीं थी। हुकूमत को टफ टाइम देने या टॉपल करने में कितना टाइम लग सकता है? आप देखिए कि 4 से 6 सीटों पर हंग एक पार्लियामान है और उनके इत्तेहादियों को भी अगर आप तरीके से तोड़ लें तो 2 मिनट लगेंगे, गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी, लेकिन ये करना नहीं चाहते। दे आर नॉट विलिंग टू गिव टफ टाइम टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और उसकी रीजन में से एक रीजन ये भी है कि अपोजिशन जब भी अपोजिशन करती है अपने रिलीफ के लिए, बेनिफिट्स के लिए, प्रेशर डेवलप करने के लिए, जैसे जैसे वक्ती फायदे मिलते हैं वो फिर अपने महाजों से पीछे हट जाते हैं, वादों से पीछे हट जाते हैं और इसी को इन्होंने पब्लिक वेलफेयर का नाम देकर लोगों को बेवकूफ बना रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सियासत की जाती है का एक टाइम देख रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है। कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टाइम दे दिया है और 27 फरवरी का टाइम देने की बात से 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। आप स्टेटिस्टिक्स देखते हैं ना, NA 133 के अंदर जितने उन्होंने वोट लिए हैं ज़िमनी इंतखाब में, इसके अलावा आप बाकी जो ज़िमनी इंतखाब पंजाब के अंदर हुए हैं उनके वोट काउंट को देख लीजिए कितना बड़ा है, बल्दियाती इंतखाबात में उनके वोट काउंट को देख लीजिए कितना बड़ा है। तो फिर स्टेक होल्डर कौन है रियल, आने वाले दिनों में कौन पोजीशन गेन कर सकता है, इसकी चीजें बड़ी क्लियर हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इस सारी एपिसोड के अंदर मुझे तो कंप्लीटली इररेलेवेंट नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक्सरसाइज कर ही नहीं पाए इस सारी सिचुएशन को। जो भी एक्सरसाइज हुई है वो अपनी जाती मफाद और जाती फायदे के लिए हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जमील फारूकी, हमारे बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज्जिए का। अफसोसनाक खबर मेरे पास है प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, और जब भी हम बात करते हैं बच्चों के साथ बच्चों का कत्ल या बच्चों के साथ ज़्यादती, तो दुख इस बात का होता है कि हमारे मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं और ज़ैनब एक्ट बिल के बाद तो उसको मज़ीद तेज़ तर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खबर है इस बार कराची से, कराची का इलाका है न्यू कराची, जहाँ पर एक 7 साल का मासूम बच्चा जिसे कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी गई और इस बच्चे से ज्यादती का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। ये बच्चा अपनी छोटी बहन के लिए डायपर लेने दुकान गया था और वापस ना आ सका और उसके बाद इसकी लाश मिली हुआ। और क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी अली खाना की जानिब से और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम, क्या पता चल पाया ये बच्चा कब गायब हुआ था? इसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार किया है? जी हाँ, ये न्यू कराची का इलाका है। न्यू कराची 6 नंबर कब्रिस्तान से 7 साल बच्चे की तशद्दुद ज़्यादा लाश मिली थी, जिसके गले में फंदा लगा के उसे कत्ल कर दिया गया था। और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर बच्चे की लाश फेंकने से उसको ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया। तमाम इस बच्चे का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है इब्तदाई तौर पर बच्चे के साथ किसी किस्म की ज्यादती के तो कोई शवाहिद सामने नहीं है। तमाम बच्चे को कत्ल किए जाने के हवाले से पुलिस हुक्म ने जो है वो न्यू कराची की बिलाल कॉलोनी थाने में वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। अलबत्ता वाक़े का मुकदमा दर्ज, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। नदीम अहमद, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।